हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोशन आईटीआई बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए भौतिकी यानी कि फिजिक्स चैप्टर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है, आज हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चलिए तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पर अब आते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा कि किस रंग के प्रकाश का, क्वेश्चन क्या है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन क्या है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए बैगनी है, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी पीला और ऑप्शन नंबर डी आसमानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैगनी हो जाता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। आपको यह चीज़ भी ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए, दिखाई देता है तो किसके लिए, प्रकीर्णन के लिए। अगर प्रतीत होता है तो क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक के लिए। तो वहाँ पर हम लोग क्या ऑप्शन टिक कर लेंगे, अपवर्तनांक कर लेंगे। यह मैंने आपको एक ट्रिक बतलाया है। क्या बतलाया, अगर दिखाई देता है तो क्या कहना है, प्रकीर्णन। अब प्रतीत होता है तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपवर्तन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन देखिए, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मारीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, उपरोक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उदाहरण है किसका, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मारीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन सही दिया गया है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर डी को सही टिक कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट, प्रश्न क्या है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप सबसे पहले एक दर्पण होता कितने प्रकार का है यह चीज़ जान लें। एक होता है उत्तल दर्पण, एक क्या होता है, उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण। एक क्या होता है, अवतल दर्पण, सॉरी, एक क्या होता है, अवतल दर्पण। तो देखिए, दोनों में बड़ा कौन सा है, निश्चित रूप से बड़ा है अपना अवतल दर्पण बड़ा है, और उत्तल क्या है, यह छोटा है। उत्तल क्या है, यह छोटा है। उत्तल क्या है, छोटा है, और अवतल क्या है, बड़ा है। हम कैसे पहचाने कि इसमें 4 गो लेटर है, इसमें 3 गो लेटर है। मोटा मोटी हम इसी तरह से समझ लेते हैं कि इस दोनों में बड़ा कौन है। अवतल में 4 लेटर है, उत्तल में 3 लेटर है, इसीलिए बड़ा अवतल है, छोटा उत्तल होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, हेडलाइट में अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है कि हमें कुछ न कुछ बड़े चीज़ को देखना होता है और हमको बहुत दूर तक देखना होता है, ठीक ना।
और क्या है कि बहुत मतलब आप क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़े चीज़ को देखना है और बहुत दूर तक के चीज़ को देखना है, तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं कि हम बहुत बड़ा दर्पण को लेते हैं। और वैसे इसीलिए हम लोग उसमें किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण में हम प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, गाड़ी के पश्य दर्पण यानी कि पीछे देखने के दर्पण के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए गाड़ी के साइड में क्या होता है कि हमें बगल में जो ऐनक रहता है उसमें छोटा सा ही हमें फिगर देखना रहता है। हमें अगर बड़ा फिगर अगर हम उसको देख लेते हैं तो हम सामने वाला चित्र को हम नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हम लोग अपने बगल में यानी कि गाड़ी के बगल में छोटा फिगर ही हमें देखने को मिलता है। तो आप इस तरीके से भी इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि गाड़ी के पश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब सीधा अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है तारे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों, यानी कि आप इस तरीके से आप उनको देख सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे वह करते रहते हैं। ठीक न, क्या करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही तारे आकाश में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। प्रश्न है कि सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो क्या होता है, विक्षेपण सबसे अधिक होता है लाल रंग का। विक्षेपण सबसे अधिक होता है लाल रंग का। ऐसे भी आप सीधा सीधी मोटा मोटी याद रखें कि प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है किसका, बैगनी रंग का। प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी रंग का। बाद बाकी आपसे कुछ भी पूछ ले किसका, उसका आंसर क्या होता है, लाल रंग ही होता है। जैसे पूछेगा कि बताइए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है, क्या कहना है, लाल रंग का होता है। और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है बैगनी रंग का। ठीक ना। इसी प्रकार से कुछ और भी प्रश्न बनते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक में लाल रंग और सबसे कम में बैगनी रंग। बैगनी रंग एक ही स्थिति में ज़्यादा होता है, वह किस में होता है, प्रकीर्णन में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। बस आपको बैगनी रंग बस इतना ही याद रखना है, बाद बाकी कुछ भी पूछे आपको लाल रंग ही इसमें टिक करके आना है। तो यहाँ पर प्रश्न कहता है कि सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल रंग हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, लाल हरा और नीला रंग को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं, यानी कि RBG को आप याद रखिए। आपको निश्चित रूप से प्राथमिक रंग से जो भी क्वेश्चन बनता है आपको बन जाएगा। तो RBG को आप याद रखिए। हम भी इसी चीज़ को याद रख करके इस प्रश्न का आंसर आपको बता रहे हैं। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, लाल हरा नीला रंग को ही प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि
तीनों हो जाएगा। लाल हरा नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, मनुष्य की आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग में बनता है? तो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पर मनुष्य की आँखों में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्या है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अब देखिए, एक है निकट दृष्टि दोष, एक क्या है? निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक ना? इसी प्रकार का होता है, एक निकट होता है, एक दूर होता है, एक अबिंदुकता होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है। तो अभी हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम लोग अभी देखते हैं निकट दृष्टि दोष और फिर दूर दृष्टि दोष देखते हैं। और इसको दूर करने के लिए एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? एक इसको दूर करने के लिए एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस होता है। तो देखिए 3/4 बड़का के बड़का से दोस्ती कराइएगा, छोटा वाला के छोटा वाला से दोस्ती कराइएगा। तो देखिए अवतल बड़ा है, निकट बड़ा है, तो इस दोनों का दोस्ती हो जाएगा। दूर छोटा है, अवतल छोटा है, तो इस दोनों का दोस्ती हो जाएगा। तो यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि आँख में लेंस का प्रयोग होता है, आँख में दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो आप ऐसे करके आप दोष से रिलेटेड जो भी होता है क्वेश्चन आप आसानी से सही कर पाइएगा। हम लोग सीधा अब क्वेश्चन पर आते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। आप इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो क्या होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो अभी जिस मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मोबाइल और हमारे आँख के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तभी हम अपने आँख को सेफ समझ सकते हैं। जब हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो बुक और हमारी आँख के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और दूर बिंदु कितना होना चाहिए? अनंत। मतलब दूर आप जितना भी रख लीजिए और जितना आपकी आँख उसको पढ़ने में सक्षम हो आप उतना दूर तक रख लीजिए, कोई भी बाध्यता नहीं है। लेकिन निकट रखने की बाध्यता है कि आप निकट कितना तक रख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक ही आप रख ही सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला रंग, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रंग ही नहीं है। पृथ्वी नीला होने के कारण मतलब क्या होता है कि यहाँ से प्रकीर्णन होता है, तो इसीलिए हम लोग ऊपर से जब देखते हैं तो पृथ्वी हमको नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं आकाश को तो क्या होता है कि काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष यानी कि हो जाता है अपना बादल, और बादल का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो अगर हम काला से किसी वस्तु को देखते हैं तो वह क्या होता है? हमें काला ही दिखाई पड़ता है।
तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि काला रंग हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका? प्रतिरोध का मात्रक होता है तो क्या हो जाएगा? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है निम्न में से कौन अर्धचालक है? निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो अर्धचालक में क्या हो जाएगा? सिलिकॉन भी अर्धचालक है और जर्मेनियम भी अर्धचालक है। तो ऐसे स्थिति में ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों मिला करके ऑप्शन नंबर डी को हम सही कर सकते हैं। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो देखिए सिलिकॉन आया है तो सिलिकॉन से रिलेटेड आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि कंप्यूटर का चिप सिलिकॉन से ही बनाया जाता है, ठीक ना। यह भी चीज़ आपको कहीं ना कहीं पूछा जाने की संभावना है। किसका? कि कंप्यूटर का चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का ही बना होता है। इसीलिए सिलिकॉन भी कुछ महंगा धातु मतलब काउंट किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है विद्युत बल्ब के भीतर निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। तो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस भरी रहती है यानी कि वैसे गैस जिसका स्टक पूरा किया हुआ रहता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। यह गैस जो है यह निष्क्रिय गैस होता है और यह गैस विद्युत बल्ब के भीतर भरा हुआ रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो क्या हो जाता है? टीन यानी कि आप कहिएगा तांबा और टीन के मिश्र धातु से यह बना होता है। आपसे एक सवाल और है कि बताइए बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो क्या हो कहिएगा? टंगस्टन से बना होता है। हीटर का जो तार होता है वह किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न के साथ ही साथ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या कहिएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से यह बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी में बदलता है। सही बात है। निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, यह भी बात सही है। सिर्फ एसी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है, यह भी सही बात है। यानी कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी में आप वोल्टेज को बढ़ाने में, वोल्टेज को डाउन करने में, कहीं पर भी आप ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए? कि वह धारा एसी होना चाहिए। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो एसी मतलब एसी वोल्टेज का प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो क्या इसका आंसर हो जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो आप यहाँ पर कहिएगा कि श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम वैसे क्रम को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि एक बल्ब के खराब होने की स्थिति में दूसरा बल्ब इसमें नहीं जलता है। और समांतर क्रम क्या होता है कि अगर मतलब तार में 10 से ज़्यादा या फिर 1 से ज़्यादा बल्ब लगा हुआ है और उसमें कोई एक बल्ब भी खराब हो जाता है तो वह दूसरा बल्ब इसके स्थिति में जलते रहता है। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक बल्ब खराब हुआ, पूरा बल्ब ही नहीं जलेगा।
तो ऐसे स्थिति में हम लोग इसको क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। और समांतर क्रम क्या होता है कि एक बल्ब अगर खराब हो जाएगा तो दूसरा बल्ब भी इसमें जलते रहेगा, इसी को हम लोग समांतर क्रम कहते हैं। तो आप बताएं कि घर में फ्यूज हम किस तरीके से लगाएंगे। फ्यूज तो हम इसी तरीके से न लगाएंगे, जो मेरा क्या होता है कि अगर एक बल्ब खराब हुआ तो फ्यूज मेरा कट जाए, तब हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको लगाते हैं ना। तो इसीलिए घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में मतलब फ्यूज जोड़े जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रेणी क्रम हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का? इस्पात का प्रयोग किया जाता है अस्थाई चुंबक बनाने के लिए। और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? फैराड थे। कौन थे? फैराड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, स्वतंत्र पूर्वक लटका चुंबक किस दिशा में स्थित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, हमेशा यह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही इंगित करता है। मतलब अगर इसको चुंबक को काट करके या फिर चुंबक को आप अगर किसी भी तोलक के में अगर बांध कर लटका दीजिएगा तो हमेशा वह उत्तर दक्षिण दिशा को ही इंगित करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि परमाणु बम क्या है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या हो जाता है, नाभिकीय संलयन। क्या होता है, नाभिकीय संलयन परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? परमाणु बम। हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा बम? हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर काम करता है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो दोस्तों यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स विषय से संबंधित हैं। तो आपको यह क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख करके चलना है और इस तरीके से आप हमारा यह रेगुलर वीडियोज देख करके आप अपने तैयारी को और भी ज़्यादा ऊंचाई तक प्रदान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियोज आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और PDF प्राप्त करने के लिए रोशन ITI बेगूसराय टेलीग्राम ग्रुप में अपने आप को ऐड कर लें और नियमित रूप से PDF प्राप्त करते रहें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।